हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत, वेलकम अगेन। जजमेंट राइटिंग आज का पार्ट 2 हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस है जो करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि जजमेंट राइटिंग के बारे में हमने अभी तक क्या डिस्कशन है जो किया था। देखो, एक तो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि किसी भी जज को जाना जाता है उसके जजमेंट से। अगर हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस कोर्ट में जाके हियरिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए, सुनना चाहिए, तो पहले उस कोर्ट के कुछ जजमेंट को देख लो, है ना। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। साथ ही साथ में स्पेसिफिकली कुछ और चीजें भी हम लोगों ने जजमेंट राइटिंग के संबंध में डिटेल में डिस्कस है जो किया था। स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था कि आउटकम क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने सवाल को पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा कि इस केस के अंदर आपको सजा देनी है या फिर इसको दोष मुक्ति यानी कि एक्विटल देना है। तो फिर आपका जो जजमेंट ड्राफ्ट होगा वो इस नजरिए से होगा कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है। मतलब आउटकम पता होगा तो उसके हिसाब से प्रोसीडिंग करेंगे। रियलिटी में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट लिखते समय क्या अंतर होता है ये भी मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको बताया था कि रियलिटी में तो खूब टाइम मिलता है जज साहब को, इसलिए वो पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट करने के बाद में एक प्रोसीडिंग कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलती है। फिर कहीं जाके वहां पे जजमेंट जो आता है, इसलिए वो कम से कम टाइम लेता है, 10 दिन, 15 दिन, सप्ताह भर वगैरह। लेकिन आपके पास टाइम जो है वो बस आधा घंटा ही है। आधे घंटे में आपको सवाल भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी निकालने हैं और अकॉर्डिंगली वहां पे आपको क्या करना है, उसका जजमेंट भी है जो मेंशन है जो करना होता है। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा नजरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम क्या करें, हम आउटकम पहले से ही अपने माइंड में सेट कर लें कि भाई इस सवाल का ये आउटकम है जो वहां पे आएगा और उसके अनुसार ही आप क्या करेंगे, एविडेंसेस को ऑब्जर्व है जो करते हुए चलेंगे। तो मोटा मोटी ये बात मैंने आपको बताई थी और शायद मैंने आपको एग्जाम का एक पेपर का सवाल भी जो है वो डिस्कस किया था आरजीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेकर। और मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, जिन स्टेट में जजमेंट राइटिंग का पोर्शन रहता है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, तो उन स्टेट के उन जजमेंट के सवालों को देखना चाहिए। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात जो आज के सेशन में सबसे पहले कह देता हूं, जजमेंट राइटिंग इज ऑल्सो गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जजमेंट राइटिंग जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गेम है। मतलब कई कैंडिडेट्स के जजमेंट इसलिए छूट जाते हैं या फिर वो एंड तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको उस केस के अंदर टाइम मैनेज करना नहीं आ पाता। तो आज मैं आपके लिए जिस सेशन को डील करने जा रहा हूं वो सेशन बेसिकली आपके इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड होगा, हाउ टू मैनेज द जजमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। ओके, एक मेथड है फिक्स वेरिएबल मेथड। ध्यान से सुनना, इसको पूरी डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा। डेफिनेटली मैं आपको जो है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो भी बताने का प्रयास करूंगा। बस ये कि आपको उस क्लास में अटेंशन पूरा रखना है। करेक्ट? क्या होता है, एक मेथड है जिसका नाम है फिक्स्ड एंड वेरिएबल मेथड। फिक्स्ड एंड वेरिएबल मेथड। फिक्स का मतलब होता है जो चीजें उसी जगह पे फिक्स रहेगी, चाहे आप सिविल का कोई भी जजमेंट लिख रहे हो या क्रिमिनल का कोई भी जजमेंट है जो लिख रहे हो, ठीक है। तो वो चीजें अपने आप में क्या होती हैं, फिक्स है जो होती है। फिक्स और वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। आप इनको ये भी कह सकते हो कि फिक्स का मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, जिसमें चेंजेज होंगे, बदलाव है जो होंगे। वेरिएबल हमेशा टाइम टेकिंग रहता है। पहले तो वेरिएबल का मतलब समझो। जैसे अलग अलग तरीके का सूट है, मैं आपके सामने कुछ सूट्स के एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे देखो, एक ये है मनी सूट। मनी सूट, पैसा उधार दिया हुआ है, वापस आ नहीं रहा है, मनी सूट। दूसरा है रिकवरी सूट। रिकवरी सूट भी दो तरीके का, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी
और रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक होता है जैसे डिक्लेरेटरी सूट। इसमें हम कोर्ट से क्या करवाते हैं, किसी चीज को डिक्लेयर कराते हैं। डिक्लेयर कराया जाता है दो चीजों को, नंबर वन लीगल राइट को, लीगल राइट को डिक्लेयर करवाना, या फिर लीगल स्टेटस को डिक्लेयर करवाना। लीगल राइट को या लीगल स्टेटस को। फिर आपके सामने एक सूट होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रिवेंटिव सूट या परपेचुअल इंजेक्शन का सूट। परपेचुअल इंजेक्शन का सूट, इसमें भी दो चीजें होती है, विथ मैंडेटरी इंजेक्शन, विथ मैंडेटरी इंजेक्शन, और दूसरा होता है विदाउट मैंडेटरी इंजेक्शन। विदाउट मैंडेटरी इंजेक्शन। एक तो आप क्या चीजें, कोर्ट से आपको परमानेंट स्टे चाहिए, साथ ही आप कोर्ट से ये भी चाहते हो कि इसने जो अभी तक किया है उसको वापस तोड़वाया जाए। इसको कहा जाता है विद मैंडेटरी, मतलब आप साथ में कोई एक्शन उससे करवाना भी चाह रहे हो। और विदाउट मैंडेटरी मतलब आपको सिर्फ परमानेंट स्टे चाहिए, आप किसी भी चीज को वापस रिवर्स एजू नहीं करना चाह रहे। क्या मेरा फोटो आप लोगों को विजिबल है? एम आई विजिबल टू यू? ओके, ठीक। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले विजिबल था, चलिए फिर ठीक है। फिर तो ये बस मुझे ही ऐसा आभास हो रहा है कि शायद विजिबल नहीं था। अब है ना, ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे, ये कोई लिस्ट कंप्लीट नहीं है अभी तो। इस लिस्ट में कई सारे एंगल है जो आ सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आ सकता है, कंपेंसेशन का सूट आ सकता है, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का सूट आ सकता है, पार्टीशन सूट आ सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का सूट आ सकता है, सेपरेशन ऑफ शेयर का सूट आ सकता है, प्रीएम्पशन का सूट आता है। मतलब बहुत लंबा चौड़ा मामला है इसका, ठीक। अब क्या होता है, ये जितने भी अलग अलग तरीके के सूट्स होते हैं ना, इन सभी में तकरीबन 55% जो कंटेंट है वो फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब सेम रहता है, एक जैसा रहता है। तो जो चीज सेम है, क्या उसके लिए आपको टाइम लगेगा? क्या नहीं, हमारे दिमाग में वो चीज सेट है, हम फटाफट 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 उसके बारे में क्या कर देंगे, सब कुछ मेंशन कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस चीज में हमें सोचने में समय लगेगा, उसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट भी हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो वहां पे तो चीजें अलग चली जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए इशू फ्रेमिंग, आपको पता है इशू फ्रेमिंग हर सूट में अलग अलग होगी। मनी सूट है तो इशू अलग फ्रेम होंगे, रिकवरी सूट है तो इशू अलग फ्रेम होंगे, डिक्लेरेटरी सूट है तो इशू अलग फ्रेम होंगे, है ना। तो इशू फ्रेमिंग हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंग एविडेंस का एनालिसिस हो गया। तो ये क्या रहता है, हर सूट में अलग अलग। और रिलीफ, ये हर सूट में अलग अलग है जो रहेगा। मतलब मोटा मोटी रूप से तीन चीजें, 1 2 3, जो इश्यू आप फ्रेम करोगे या जो चार्ज आप फ्रेम करोगे, वो क्या रहेगा, हर सूट में हर प्रोसीडिंग में अलग अलग रहेगा। नंबर 2, एविडेंस का जो आप एनालिसिस करोगे, एविडेंस का जो एनालिसिस करोगे, देखो एक तो होते हैं एविडेंस के रूल, वो होते हैं फिक्स, उसको तो मैं कांस्टेंट कैटेगरी में लेके आऊंगा। जैसे देखिए कांस्टेंट कैटेगरी के अंदर भी तीन चीजें, एक तो जो आपके जजमेंट के फॉर्मेट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो पैराग्राफ होते हैं वो फिक्स होता है। दूसरा, एविडेंस के जो रूल है वो फिक्स होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी सूट फाइल कर दो, मुझे बताओ केस का बर्डन किस पर रहेगा, प्लेंटिफ। फिक्स है ये, मतलब जहां पे अपन लिखते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो केस का बर्डन किस पे जाएगा, उन्हीं पे जाएगा।
इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 104 बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करता है, और उसमें बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि जो कोर्ट में आता है, जो कोर्ट को अप्रोच करता है, बर्डन लाइज ऑन हिम। बर्डन जो किसके ऊपर रहता है? उस व्यक्ति के ऊपर है जो रहता है। तो सिविल मामलों के अंदर कोर्ट को कौन अप्रोच करता है? प्लेंटिफ। तो केस का बर्डन हर हालात में किसके ऊपर रहेगा? प्लेंटिफ के ऊपर रहेगा। तो ये एक फिक्स बात है। ये क्या है? एक कांस्टेंट रूल है तो रूल तो एविडेंस का ही, तो यहाँ पे क्या रहेगा? वो रिलेवेंट है जो रहेगा। फिर तीसरी चीज जो इसमें कांस्टेंट रहती है, पहला तो रहेगा इसका फॉर्मेट, दूसरा हो गया इसके अंदर एविडेंस के रूल, तीसरी जो चीज इसके अंदर फिक्स रहती है वो रहता है इसके अंदर जो फाइनल रिलीफ का जो पैटर्न है वो, मतलब कोर्ट जो कंक्लूजन निकालेगा ना, तो कंक्लूजन निकालने का तरीका फिक्स है। जैसे अगर प्लेंटिफ अपना केस प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग साबित कर देता है तो कोर्ट केस को क्या करेगा? डिक्री करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो कोर्ट क्या करेगा? सूट को डिसमिस करेगा। अब ये नियम जो है, क्या ये हर सूट में अलग अलग है? नहीं, ये नियम जो है वो हर सूट में सेम है। ये नियम जो है हर सूट में क्या होगा? एक तरीके से सेम है जो रहेगा। ओके, नाउ सी, अब यहां पर आपके सामने एक बेसिक सा पॉइंट आता है 1, 2 और 3। ये तो है फिक्स पैटर्न, फॉर्मेट फिक्स रहेगा, एविडेंस के जो स्पेसिफिक रूल है वो फिक्स रहेंगे, और जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है वो फिक्स रहेगा। मतलब उसमें पैटर्न वही फॉलो करना है। चेंजेस क्या क्या होता है? एक तो जो इश्यू फ्रेमिंग आप करोगे वो इसमें चेंजेस रहेंगे, एक एविडेंस का एनालिसिस इसमें चेंज रहेगा, और तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्ट वो चेंज रहेंगे, फैक्ट्स ऑफ द केस। इन शॉर्ट ये जो हमारा मेथड है फिक्स वेरिएबल मेथड, आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सिचुएशन में जब आप इसको जजमेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या फिक्स रहेगा और क्या वेरिएबल रहेगा। तो 3 चीजें इसमें फिक्स रहती हैं और 3 चीजें इसमें वेरिएबल रहती हैं। यहां तक किसी तरीके का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। मैं वापस शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं, और इस बार थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम आपके बीच में ड्रॉ करने का कोशिश करता हूं। सी हमारे पास में क्या है? जजमेंट की स्ट्रक्चर है। तो कोई भी जजमेंट हो उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकती है? लेट्स सी, जजमेंट यानी कि निर्णय, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहेगा? तो उसे हम क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जजमेंट के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में, 1 एंड 2। 1 इसमें रह जाएगा जो आपका फिक्स कंटेंट है, वो जजमेंट के अंदर आने वाला फिक्स कंटेंट, और दूसरा जो वेरिएबल कंटेंट है, वेरिएबल कंटेंट है। फिक्स कंटेंट जो है वो ऑल केसेस में, कोई भी केस आ जाए उसमें क्या रहेगा? सेम है जो रहेगा। वेरिएबल कंटेंट जो है वो केस टू केस, केस टू केस क्या करेगा? वेरी करेगा, उसमें बदलाव होते रहेंगे। अगर ब्रॉडली हम इस चीज को डिवाइड करना चाहें तो जो फिक्स कंटेंट होता है किसी भी जजमेंट का वो 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, 1, 2, 3। कौन कौन से 3 भाग है वो? एक तो जो फॉर्मेट है यानी कि पैरावाइज जो सीक्वेंस है वो फिक्स रहेगी, दूसरा जो इसमें एविडेंस के रूल है, एविडेंस के जो लीगल रूल्स है वो सेम रहेंगे, और कंक्लूसिव रिमार्क वो सेम रहेगी। देखो तो पहली चीज जो यहां पे सेम रहती है वो ये है पैरावाइज फॉर्मेट, पैरावाइज सीक्वेंस।
वो सेम रहेगी। इसको आप सामान्य भाषा में फॉर्मेट कह दीजिए। पैरावाइज सीक्वेंस है जो सेम रहने वाली है। दूसरा, जो एविडेंस के रूल है वो आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तीसरा, जो आप कंक्लूसिव रिमार्क दोगे ना तो उसका तरीका सेम रहेगा। कंक्लूसिव रिमार्क, जो आप कंक्लूजन दोगे तो उसका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो तीन चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं चाहे कोई भी जजमेंट हो जाए। वेरिएबल कंटेंट की बात करें तो यहां पर आपके बीच में क्या आ जाएगा, यहां पर आपके बीच में तीन चीजें हैं जो आ जाएगी। वो तीन चीजें कौन कौन सी है, सी। वन, टू, थ्री। सबसे पहले जो इश्यू या चार्ज आप फ्रेम करोगे वो हर केस में अलग अलग होंगे। इश्यू या जो आप चार्ज फ्रेम करने वाले हैं वो क्या रहेगी, हर सिचुएशन में अलग अलग रहेगी। पहला पॉइंट ये चेंज होने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या था, जो आप एविडेंस का एनालिसिस करेंगे वो अलग अलग होने वाला है। एविडेंस का जो एनालिसिस होगा, देखो एविडेंस का रूल और रूल के अकॉर्डिंग एविडेंस का एनालिसिस दो अलग अलग चीजें हैं, जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान है जो रखना है, ठीक है। दो पार्ट स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे क्या देखने को है जो मिलने वाले हैं। तो एविडेंस का एनालिसिस, और तीसरा क्या होगा, केस के फैक्ट्स। केस के फैक्ट्स, तीन चीजें यहां पर जो अलग है। केस के फैक्ट का मतलब समझ गए, कहीं पर लिखा रहेगा कि राम ने मोहन को ऐसा ऐसा किया, कहीं पर रहेगा कि सीता ने गीता को ऐसा ऐसा किया, वगैरह वगैरह, तो वो चेंज होते रहेंगे। कहानी, इसको आप क्या कह सकते हो, कहानी है जो कह सकते हो। अब केस के फैक्ट का मतलब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं। केस के फैक्ट का मतलब प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूशन स्टोरी। प्लेंटिफ या फिर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी, और दूसरी तरफ डिफेंडेंट ऑब्लिक डिफेंस की स्टोरी। देखो नाम राशि सेम है ना, P फॉर प्लेंटिफ, P फॉर प्रोसिक्यूशन, D फॉर डिफेंडेंट, D फॉर डिफेंस। इससे आपको याद भी रह जाएगा। मतलब पता है क्या होता है, हमारे देश में अलग अलग भारत की जगहों पे अलग अलग जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर खुले हुए हैं, सॉरी मेंटल ट्रीटमेंट सेंटर खुले हुए हैं। मेंटल ट्रीटमेंट सेंटर है जो वहां पे खुले हुए हैं। तो उनको है ना इस तरीके से लर्न कराया जाता है कि तुम है ना देखो इस पी को इस पी के साथ कनेक्ट कर दो, P फॉर प्लेंटिफ, P फॉर प्रोसिक्यूशन, D फॉर डिफेंडेंट, D फॉर डिफेंस। तो जैसे अभी आपको समझ में आया ना, वैसे उनको भी फटाक से समझ में आ जाता है। नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं 1% तुमको मेंटल नहीं कह रहा हूं, आप अपने एंगल से प्रिज्यूम कर सकते हो, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ऐसा होता है वहां पे। मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका थोड़ी ना दे रहा हूं। आपको तो समझ में आ गया, वो एक अलग बात है ना। तो ये हमारे लिए जजमेंट की स्ट्रक्चर। देखो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से जजमेंट राइटिंग पे लेके जाऊं जो रियलिटी में वर्क करता है। हम लोग सीधा जजमेंट को लिखने की बातें कर देंगे ना, तो उसको हम कहीं की रट्टा मारने का प्रयास करेंगे कि भाई ऐसा सूट आता है तो ऐसा जजमेंट लिखना है। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें इस चीज को तो कोर कॉन्सेप्ट में डिवाइड करना है, इस चीज को तो एज इट इज रखना है, ठीक है। इस चीज पे हमें वर्क करना है। ये जो चीज है ना, ये हमारे लिए एफर्ट मारेगी। और मजेदार बात पता है क्या, 55% जो जजमेंट का हिस्सा होता है वो फिक्स होता है, 45% जजमेंट का हिस्सा जो है ऑन एन एवरेज चेंज करता है।
तो हमें जो एफर्ट डालना है वो यहां डालना है, क्योंकि ये जो चीजें है ना, एक बार पैटर्न समझ में आ गया, एक आपने जजमेंट लिख दिया तो फिक्स पैटर्न तो सेम है। देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसने आरजेएस मेंस, राजस्थान जुडिशियल सर्विस मेंस का एग्जाम लिखने का प्लान किया। प्लान मतलब क्या, सिलेक्शन हो गया था प्रीलिम्स के अंदर, तो प्रीलिम्स में लिखना ही था उसको। उसने बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करी। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, कॉपी भी है, लेकिन आपको दिखा नहीं पाऊंगा मैं, ठीक, क्योंकि इस कंडीशन पे शेयर की थी, किसी को दिखाना नहीं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बड़ा डर लगता है, हमारी कॉपी किसी को मत दिखाना। तो पहली बात तो कॉपी निकलवाती ही नहीं है, निकलाते बहुत ही विरले ऐसे होते हैं जो हिम्मत करके अपनी कॉपी वॉपी ऐसे निकलाते हैं। तो उसने बताया कि 3 घंटे का पेपर था, तकरीबन जो है 3 घंटे यानी 180 मिनट हो गए। तो उस बंदे ने 170 मिनट जो है जजमेंट के अलावा पूरा पेपर अटेंड कर लिया। 10 मिनट बचे हैं और 10 नंबर का जजमेंट बचा है, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, उसने सवाल पढ़ा ही नहीं। इतना देख लिया सिविल का जजमेंट है, सवाल नहीं पढ़ा, और जो वो 55% फिक्स पैटर्न दिमाग में सेट करके गया था, 55% जजमेंट का जो पैटर्न था ना, वो जो देख के गया था, उसने फटाफट वो फिक्स पैटर्न पूरा का पूरा लिख दिया। क्योंकि जो चीज हमारे दिमाग में, मुझे एक बात बताओ, आप में से कई लोग होंगे जिनको बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ा के ट्रेन किया गया। अब आप उनको खड़ा कर दो 2 मिनट में हनुमान चालीसा पूरी बोल देंगे, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एग्जैक्टली जुबान पे याद है। एक अच्छा आइडिया है। आप में से अगर किसी स्टूडेंट को अपनी हैंडराइटिंग स्पीड के बारे में नहीं पता है ना, तो आप एक काम करो, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा भजन, कोई ऐसी हनुमान चालीसा जो आपको याद हो ना, आपने उसी को लिख के ट्राई कर लो, देखो कितनी स्पीड में आप लिखते हो, तो आपको अपना स्पीड पता चल सकता है। मतलब एक जस्ट एक सजेशन है, बाकी आप कुछ आप गाने याद कर लो जो आपको ठीक लगे, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में है, आप वही लिख लो जो आपको ठीक लगे। उस आपको तो अल्टीमेटली स्पीड पता करनी ना, क्या फर्क पड़ता है स्पीड कानूनी शब्दों से पता कर रहे हो या गैर कानूनी शब्दों से पता कर रहे हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कर सकते हो, है ना। ऐसे ही मतलब हनुमान चालीसा का जिक्र हुआ, मैंने यहाँ पर आपके सामने बात है जो कह दी। मैं क्या कह रहा था? हाँ, यस। तो क्या हुआ, उस कैंडिडेट ने 55% वाला पैटर्न फटाफट 10 मिनट में लिख दिया। वो पॉसिबल था, जो हमको आ रहा है उसके लिए तो हाथ कभी मना ही नहीं करते, हाथ तो बोलेंगे आने दे, हाथ माइंड को क्या बोलते हैं, बस तू तो फटाफट फेंकता जा, मैं लिखता जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो जो चीज हमारे माइंड में लर्न हो रखी होती है वो हमारे लिए आसान होती है ना, वो हमारे लिए क्या होती है, इजी एज होती है। तो उसने क्या, उसको पता है कि अगर मैं 10 मिनट सवाल पढ़ने पे बैठा तो भी मामला गड़बड़ है, होना जाना कुछ है नहीं। देखो इंसान को अपने बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि मेरी स्पीड कितनी है। एक वो पूरा एक पेज का एक सवाल है, अगर वो उसको पढ़ने में बैठेगा तो 10 मिनट में 5 मिनट तो आराम से जाएंगे, बोले कितना भी स्पीड से पढ़ेगा तो भी। फिर उसके बाद वो माइंड में क्रिएट करेगा, तब तक वो बेल बच जाएगी। इससे तो अच्छा है ना कि वो कम से कम फिक्स पैटर्न तो लिख के आया। एग्जामिनर को थोड़ा ना पता है कि हमने इस तरीके से लिखा है। एग्जामिनर मोटा मोटी चीजें ढूंढेगा, जो फिक्स पैटर्न वो तुम लिख के कुछ तो नंबर देगा, 10 में से ना सही बोली 2 नंबर तो देगा, वरना तो 2 नंबर वो भी जाने वाले थे, ठीक है। तो कोइंसिडेंटली उसको उसमें 3 नंबर है जो मिले, सवाल नहीं पढ़ा, हालांकि किस्मत का धनी व्यक्ति है, सवाल नहीं पढ़ा, सिंपली इतना पता था कि सिविल का वो फॉर्मेट है जो लिखना इस तरीके से, ठीक, सिविल का जजमेंट था, बस ये आइडेंटिफाई कर लिया और फटाफट जो दिमाग में था उसको उसने मेंशन है जो कर दिया। तो कई बार पता है क्या होता है, इस तरह की चीजें वर्कआउट है, सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है जो होता है, और ये नियम एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा लागू होता है। सही समय पे सही डिसीजन, कोई सवाल अटेंड करना है कि नहीं करना है, ये भी एक डिसीजन मेकिंग होती है। अक्सर समय काम करने में नहीं जाता है, काम करना है कि नहीं करना है इसका निर्णय लेने में जाता है। अब ट्राई कर लेना, अगर कोई चीज होती है ना कि अपन स्टार्ट कर देते तो खत्म भी हो जाती है, स्टार्ट करने से पहले जो 10 बार सोचते हैं ना, उसमें मोस्टली हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। सो दैट वी नीड टू टेक केयर, मतलब कहेंगे जो है हमें इस तरीके से इस पे वर्कआउट है जो करना चाहिए।
मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो ये पैटर्न आपको याद रह जाएगा। मतलब हम लोग है ना पहले इस पे कमांड बनाएंगे। मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास में डील करना स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं इस चीज के ऊपर वर्कआउट है जो करूंगा। ये चीज हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाए, देयर आफ्टर वी विल मूव अहेड। और बाकी की जो बातें हैं वो इस तरीके से आगे कनेक्टिंग फॉर्म में चलेगी। ये मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। ये बहुत ही क्रूशियल चीजें, ध्यान रखना। यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। ये अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जजमेंट किस तरीके से डील है जो किया जाए। अब मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको एक रियल टाइम जजमेंट दिखाऊं और उसमें फिक्स कंटेंट को हाईलाइट कराऊं। तैयार हो? थोड़ा 15-20 मिनट लगेगा, चलेगा ना? चलना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस ही नहीं है ना। चलिए, अब मैं यहाँ पर है ना चलो आप लोगों को भी साथ में लेके चलता हूँ। तुम्हें भी अकेलापन फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको तो हटाते हैं और मतलब पूरा जजमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, मोस्टली जो फिक्स पैटर्न है उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो जी, आपके सामने गूगल की स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मैं रैंडमली कोई भी कोड चूज कर लेता हूँ, ट्रायल कोड। जो जोधपुर डी कोड, जैसे सपोज डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया। जजमेंट कैसे निकालने मैं आपको ऑलरेडी कई बार समझा चुका हूँ, है ना। तो वो चीज तो आई थिंक उसकी जरूरत है जो पड़ेगी नहीं। सर्विसेज में चले जाओ, यहाँ पर आप कोड ऑर्डर्स में चले जाओ, यहाँ पर आप क्या कर लो, ऑर्डर डेट मेंशन कर लो, कोई भी कोड चूज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोड पूरा ही चूज कर लिया। एक तरीके से यहाँ पे मैंने डेट ले ली 1 अगस्त से लेकर आपके बीच में साथ ही साथ में 31 अगस्त तक। ए पॉइंट आ गया, यहाँ पे मैंने कैप्चर डाल देता हूं DJ7H। ओके, सो कहीं जजमेंट दिखाई दे रहा है आपको? ये तो क्रिमिनल अपील है। नहीं, सिविल सूट का जजमेंट चाहिए। ये भी क्रिमिनल अपील है, ये भी क्रिमिनल अपील है। यहाँ पे सिविल जज, यस, सिविल जज यहाँ पे एक मिनट दिखाई दे रहा है। इस चीज को ओपन ये रहा सिविल सूट, ये ले लेते हैं। ओके फाइन। तो यहां पर है ना मेरे पास एक पूरा का पूरा जजमेंट है। हिंदी के अंदर है, इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा तूफान मत मचाना, मैं शब्दों को साथ साथ में बोलता हुआ चलूंगा। क्या फिर इंग्लिश का ही लेवे क्या? इंग्लिश का ही ले लेते हैं, चलो। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव। मतलब वो है ना, वो हमेशा तैयार रहता है कि चलो कोई नहीं सर, हमें तो वैसे ही इंग्लिश सीखनी है। लेकिन ये जो हिंदी मीडियम के बदमाश कैंडिडेट्स है ना, इनको आप हिंदी सिखा के दिखा दो। सिर्फ अगले दिन मैसेज आएगा, काइंडली रिफंड आवर फीस, वी आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड योर हिंदी लेक्चर्स। ओके, सो यहाँ पे ओके, तो ये मैंने दिल्ली का एक कोड ले लिया है, सर्विसेज, कोर्ट ऑर्डर्स और ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग। आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हो ना? हाँ ठीक है, चलिए। नाउ बोलिए, होता है बीच बीच में पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 अगस्त से लेकर, देखो एक बहुत ही कोशिश कर रहा हूं मैं, एक रियल टाइम जो है अप्रोच आपके माइंड में डालने का प्रयास है ये। तो RDYTE गलत है? कई बार बुजुर्गों ने कहावतें बहुत सही बनाई है, फालतू उड़ते तीर ले लेते हैं, फिर बोलते क्लास में बेइज्जती होती है। खैर, लीव इट। यहाँ पे ओके, ये मैं कॉपी ऑफ जजमेंट, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास में ओके, ये रिकवरी सूट का मामला है। अच्छा, जजमेंट ये एक्सपायर्ड हो गया था तो आपको पूरी चीज मिलेगी ही नहीं इसके अंदर।
ये ओपन नहीं करता, एक्स पार्टी जजमेंट नहीं लेते हैं। जजमेंट चाहिए जिसमें मेरिट बेस पे कोई डिसीजन है जो आ रखा हो। तो दिस वन सेम ही खोला है क्या अपन ने? एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पर ठीक है, ये ओके। अब देखो मैं इसको ना, अब ये जजमेंट अगर मेरी विचारधारा से मैच नहीं किया ना तो मुझे पता है मेरी क्लास में बेइज्जती होगी, बट मैं तैयार हूं उसके लिए। ओके, अब इसको हटाते हैं और हम यहाँ पे इस चीज को, इसी जजमेंट को मैं लेके आता हूं। नाउ सी, अब देखो बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, मेनली यहाँ पर आपके बीच में क्या बात है जो आ रही है उसको हमें क्या करना है, समझना, ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले क्या होता है, कोर्ट का एक तरीके से जो भी नाम आ जाता है, ठीक, एडिशनल सिविल जज का कोर्ट है यहाँ पे, तो एक तरीके से इन द कोर्ट ऑफ सो एंड सो वगैरह वगैरह। अब पैटर्न अलग है, ये पैटर्न ये क्या करते हैं, नाम मेंशन करते हैं, ठीक है। अपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज डील की जाती है। इन द कोर्ट ऑफ जो अपना पद है, जो कोर्ट है, उसको अपन पहले जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे चलो कोर्ट का डिटेल आ गया। ये क्या है, क्या ये फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स है, ठीक है, ओके। फिर नंबर आएगा सूट का, फिक्स है। प्लांटिव की डिटेल आएगी, डिफेंडेंट की डिटेल आएगी, ऐसा डिफेंडेंट है, ये भी क्या है, फिक्स पैटर्न है। नाम चेंज हो सकता है, राम श्याम वगैरह जैसा भी वो आ जाएगा, लेकिन प्लांटिव की डिटेल आनी चाहिए, डिफेंडेंट की डिटेल आनी चाहिए, ये एक पैटर्न फिक्स है। फिर सूट की हेडिंग, सूट फॉर रिकवरी, क्या आपने जो बेसिक बातें बता दी, कब इंस्टीट्यूट हुआ था, रिजर्विंग फॉर जजमेंट, ये हम लोग लिखते समय यूज नहीं करते। एग्जाम के अंदर हम ये डिटेल नहीं देते, कब इंस्टीट्यूट हुआ था, जजमेंट कब, क्योंकि देखो उस समय तो अपन जजमेंट लिख रहे हैं वगैरह, तो सारी बातें तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, रेलेवेंट भी नहीं है वहां पर। तो ये चीज आपके एग्जाम के अंदर नहीं लिखी जाती, रियल टाइम में मेंशन की जाती होगी, अदरवाइज नहीं। अब समझिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहला पैराग्राफ, पैरा नंबर 1, वाइड दिस जजमेंट I shall dispose of the instant civil suit filed by the plaintiff Raj Drawback Services through its owner Shri Kumar Gupta, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्लांटिफ बोलेंगे। हेयरिन आफ्टर रेफर टू एज प्लांटिफ, मतलब बार बार हम कुणाल गुप्ता नहीं करेंगे। आगे हम जब भी वर्ड यूज करें प्लांटिफ, आप समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट कुणाल गुप्ता, द ओनर ऑफ Raj Drawback Services against the defendant so and so through its director for recovery of rupees so and so। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यहाँ पे नेचर ऑफ सूट आ रहा है? यस और नो बताओ। किसी भी जजमेंट का पहला पैराग्राफ क्या होता है, नेचर ऑफ सूट। क्या इस पैराग्राफ को पढ़ने से आपको आइडिया लग रहा है कि सूट का नेचर क्या है? इन्होंने लिखा है रिकवरी ऑफ ₹145, इन्होंने मनी तो लिखा ही नहीं, फिर मनी रिकवरी कैसा हुआ? अरे रुपीस क्या होता है, पैसा ही तो होता है, नहीं होता है तो मेरे को देके देखो, फिर मैं तुमको बताता हूं। तो ये क्या हुआ, रिकवरी ऑफ रुपीस का मतलब यही हुआ मनी रिकवरी सूट। अब रुपीस 1,42,000 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू पेक्यूनियरी लिमिट, ठीक। तो ये क्या हो गया, मनी रिकवरी सूट। तो पहला पैराग्राफ किसी जजमेंट में जो कि फिक्स है वो क्या होता है, नेचर ऑफ सूट। अब नेचर ऑफ सूट पहले पैराग्राफ में आएगा, ये फिक्स है, बट नेचर ऑफ सूट कौन सा होगा, ये वेरिएबल है, ओके। इट मे बी मनी रिकवरी सूट, इट मे बी प्रॉपर्टी रिकवरी सूट, है ना, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो पहला जो पैराग्राफ है वो फिक्स आता है, वो आता है आपका नेचर ऑफ सूट। फिर आपके सामने पैरा नंबर 2 आता है। पैरा नंबर 2 में जनरली क्या होता है, पैरा नंबर 2 के अंदर हम लोग प्लांटिफ की स्टोरी बताते हैं। अब देखो आपके पास दो पैटर्न है, ध्यान से सुनना। एक तरीका ये होता है कि हम पैरा नंबर 2 में प्लांटिफ की स्टोरी बताएं, प्लांटिफ की स्टोरी बताएं। पैरा नंबर 3 में डिफेंडेंट की स्टोरी बताएं, ओके। एक तरीका होता है इन दोनों को एक ही पैराग्राफ में ले लो, पैरा नंबर 2, और वो एक तरीके से पूरे केस की स्टोरी बताएंगे। तो यू हैव टू चॉइस। अब इस केस में इन्होंने क्या किया है, फैक्चुअल मैट्रिक्स,
तो प्रोबेबली ये दोनों की कहानी को हो सकता है इसमें मेंशन है जो करवाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रीफली स्टेटेड। तो अभी देखो मैं पढ़ूंगा ना इसको, इन शॉर्ट आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो है ना इन्होंने प्लांटिप के बारे में जिक्र किया है। केस ऑफ द प्लांटिप क्या है, केस ऑफ द प्लांटिप, तो ये पैरा 2 क्या है, प्लांटिप केस, कि प्लांटिप की कहानी क्या है वो यहाँ पे पैरा 2 में जो आ रखी है। ठीक, तो डिस्पाइट इसमें वो सारी बातें आ जाती है कि कॉज ऑफ एक्शन कब से अराइज हुआ, क्या बात थी, मतलब यहाँ पे मोटा मोटी अपन क्या क्या लिखते हैं, देखो एक तो अपन लिखते हैं कि प्लांटिप का स्टेटस क्या है, दूसरा प्लांटिप का डिफेंडेंट के साथ रिलेशन क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन क्या रहा, कॉज ऑफ एक्शन क्या रहा, कॉज ऑफ एक्शन के बाद में कोई लीगल नोटिस भेजा गया है क्या, लीगल नोटिस सामने वाले ने रिसीव किया या मना कर दिया, ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में जैसे इन्होंने पैरा 3 क्या डाला, रिलीफ सॉर्ट, क्या रिलीफ है जो मांगा गया, ये आपका पैरा 3 भी हो सकता है। इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से प्लांटिप की स्टोरी के साथ भी एड ऑन है जो कर सकते हो या अलग भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये रिलीफ सॉर्ट, ये तीसरा एक पॉइंट आपके बीच में आ गया। ठीक, चलो रिलीफ सॉर्ट के अंदर जो जो चाहिए उसको, अब इसने क्या लिखा कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए और फ्यूचर इंटरेस्ट चाहिए 24% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट टिल रियलाइजेशन, जब से डिफॉल्ट करी है तब से लेकर रियलाइजेशन तक। तो ये इसने क्या कर दिया, रिलीफ मांग लिया। तो यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ किसका आ गया, क्या रिलीफ आपने मांगा है। ठीक, चौथे में क्या हुआ अब समझना, समनिंग ऑफ डिफेंडेंट एंड चेन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, डिफेंडेंट को समन किया गया, फिर उसके बाद वन आफ्टर अनदर क्या होता है, तो समन जो इस तरीके से सर्व की जाती है टू द डिफेंडेंट एंड परसुएंट देयरऑफ डिफेंडेंट अपना डब्ल्यूएस फाइल किया और उस डब्ल्यूएस के अंदर उसने क्या क्या बातें लिखी वो अब सामने है जो आ रही है। ठीक, उसने सही, आप इस चीज को कमांड कर सकते हो, आप एक पैराग्राफ लिखेंगे डिफेंडेंट केस या डिफेंडेंट स्टोरी, तो उसमें सारी बातें आ जाएगी। इन कंप्लायंस ऑफ द डिफेंडेंट सबमिटेड द डब्ल्यूएस, इन डब्ल्यूएस ही मेंशन द सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, ये बात वहां पे क्या करेंगे अपन मेंशन करेंगे। तो ये क्या है पैरा 5, इन्होंने समन को लेकर अलग पैराग्राफ बना दिया, इन्होंने समन कॉम्प्लायंस को लेकर एक अलग पैराग्राफ बना दिया। हम लोग जजमेंट लिखते समय समन की कॉम्प्लायंस और डिफेंडेंट की स्टोरी इनका एक पैराग्राफ बनाएंगे, ये हो गया डिफेंडेंट स्टोरी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, फिर आपके सामने स्टेज आ रही है इश्यू फ्रेमिंग की। भाई आपने प्लांटिप को सुन लिया, डिफेंडेंट को सुन लिया, अब आप क्या करोगे, इश्यू जो है वो फ्रेम करोगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग, जैसे ही प्लीडिंग कंप्लीट हुई, फॉलोइंग इश्यूज वर फ्रेम। अब मनी रिकवरी सूट है, अब आप देखो रियल टाइम में कोर्ट ने क्या क्या इश्यू फ्रेम किए हुए कि डिफेंडेंट कह रहा है कि प्लांट इज बार्ड अंडर सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो जब भी कोई भी सूट बार होता है तो ये कैसा इश्यू है, इश्यू ऑफ लॉ। इश्यू ऑफ लॉ को क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी इश्यू। तो वहां पर आपके सामने ओपीडी का मतलब क्या हो गया, अब जिसने लास्ट टाइम मेरे साथ सिविल स्टोरी डिस्कस की थी, ऑनर्स ऑफ प्रूफ लाई ऑन डिफेंडेंट, ओपीडी। ठीक है, और ओपीपी ओपीपी होता तो जैसे ये ऑनर्स ऑफ प्रूफ लाई अपॉन प्लांटिप, whether court is not having jurisdiction, कोर्ट के पास jurisdiction नहीं है कि ये इशू फ्रेम हो गया। और तीसरा whether plaintiff is entitled for relief, तीन इशू बेसिक से फ्रेम किए। अब क्या होता है एग्जाम के अंदर, एक चीज और होती है कि इन पर्सुअल ऑफ द ऑरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 आफ्टर ऑरल एग्जामिनेशन फॉलोइंग इशू हैज बीन फ्रेम। अब इन्होंने रियलिटी में उसको लिखा ही नहीं क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं होगा, ऑरल एग्जामिनेशन की बात जरूरत ही नहीं पड़ती, जब केस क्लियर कट होता है तो वहां भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये कौन सा पैराग्राफ हो गया, इशू फ्रेमिंग। ठीक, आप सिर्फ पैराग्राफ की हेडिंग देखे जाओ। अगला कौन सा पैराग्राफ है, प्लांटिव एविडेंस। प्लांटिव एविडेंस, ये पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद में नो अदर विटनेस वाज एग्जामिन्ड बाय द प्लांटिव। अब ये पूरा का पूरा ना एक ही पैराग्राफ है, प्लांटिव के एविडेंस क्लोज होने से लेकर प्लांटिव के एविडेंस पेश करना। तो प्लांटिव के एविडेंस हो गए। ठीक है, नो डिफेंडेंट एविडेंस, डी मतलब डिफेंडेंट एविडेंस वाज लीड बाय द डिफेंडेंट एंड वाज क्लोज। ये कौन सा पैराग्राफ है, डिफेंडेंट एविडेंस, भले ही नहीं आए वो अलग बात है। ठीक है, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट,
जो आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट है दोनों के बीच में, वो अगर इसको हम जनरली क्या करते हैं, जजमेंट राइटिंग में अवॉइड करते हैं। करना चाहो, लिखना चाहो, लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज होगी कि भाई प्लांटिव ने क्या कहा और फाइनली डिफेंडेंट है जो क्या कहना चाह रहा है। फिर यहाँ पे आपके इन्होंने क्या किया, अब ये जो भी है ना फाइंडिंग एंड एनालिसिस, मैंने आपको क्या वर्ड यूज किया था, एविडेंस एनालिसिस, याद है? ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। ये क्या रहता है, ये आपका वेरिएबल टर्मिनोलॉजी है जो होता है, ठीक है। अब इन्होंने यहां पे बताया कि it would be appropriate to reiterate the burden of proof required to be discharged in a civil proceeding as laid down in Postgraduate Institute of Medical Education versus Jaspal Singh. Burden which ought to be discharged in civil proceeding is not as strict as criminal cases, and in order for any party to succeed, he is required to prove its case preponderance of probability. The relevant portion of the aforesaid pronouncement is hereby produced so and so. अब आपके लिए मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक क्या ये फिक्स पैराग्राफ है या वेरिएबल है? ये फिक्स है। सिविल केसेस में प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, ओके। इसी बात को ये आपका जजमेंट क्या कर रहा है, ये पैराग्राफ क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है। कोई भी सिविल केस उठा लो, तुम ये वाली लाइन उसमें लिख सकते हो, कोई भी सिविल केस, क्योंकि कहीं सिविल केस तो प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे होते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होते नहीं। देखो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में बहुत स्ट्रिक्टली प्रूव करना पड़ता है। अगर किसी को सजा देनी है ना तो बहुत स्ट्रिक्टली प्रूव करना पड़ेगा आपको प्रोसिक्यूशन का केस, तब जाके कोर्ट सजा देगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। सिविल में ऐसा नहीं होता। सिविल में जो बर्डन है वो कंपैरेटिवली कम है जो होता है। तो ये पैराग्राफ क्या हो गया। अब मुझे बताओ ये एनालिसिस है या रूल है? यस, इट इज रूल। और रूल हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो एनालिसिस एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें पहले रूल बताया जा रहा है, फिर इसको रिलेट किया जा रहा है। फिर आपको क्या ये लिखने की जरूरत है कि आप लोगों को ये लिखने की जरूरत, इसने क्या क्या पता है, इस जजमेंट का जो रिलेवेंट पैराग्राफ था ना, ये जो ऊपर वाला जजमेंट है, इस जजमेंट का पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन वर्सेस जसपाल सिंह, तो जसपाल सिंह के जजमेंट का जो उसने रिलेवेंट पैराग्राफ था वो अपने जजमेंट में लिख दिया। हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लिखने बैठ गए ना एग्जाम के अंदर तो पता है क्या होगा, 3-4 मिनट उसमें चले जाएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जैक्टली लिखना होता है। अगर आप किसी भी जजमेंट का एक्सट्रैक्ट लिखते हो तो आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ता है। अगर आपने एग्जैक्टली नहीं लिखा तो सेंस ही नहीं है। तो इसलिए अपने तो सीधा रास्ता, कौन सा रास्ता, लिखना ही नहीं। गॉट इट? तो ये लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी होती कि वो जजमेंट का एक्सट्रैक्ट क्या था क्या नहीं था, यहां तक हमारा काम खत्म है। मैं फिर से कह रहा हूं, भले ये दिल्ली के ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, आप लोग अपनी प्रोसीडिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि भाई एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101, अब ये क्या हो जाएगा 104 किसका, BSA 2023। वो बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसके ऊपर रहता है, इनिशियल के अंदर प्लांटिव के ऊपर रहता है। तो इसमें लिखा हुआ भी है, the other party is not required to be called upon to prove his case। other party कौन, डिफेंडेंट। ये कह रहा है डिफेंडेंट is not required to prove the case। किसको रिक्वायर है, प्लांटिव। ठीक, the court has to examine as to whether the person upon whom the burden lies has been able to discharge the burden। a party cannot proceed on the basis of weakness of other party in view of section 103 एविडेंस, यानी कि 106 आपका BSA जो पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात है जो करता है, देखो लिखा हुआ lie on that person so and so। अब देखो ये सारा क्या बता रहा है मुझे बताओ, ये इसने क्या क्या जिक्र किया, इनको क्या बोलेंगे, एविडेंस रूल बोलेंगे या एविडेंस का एनालिसिस बोलेंगे, रूल बोलेंगे। यस, एविडेंस रूल। तो ये फिक्स रहेगा या चेंज होगा, फिक्स रहेगा। चलो भाई, ये भी अपना पैराग्राफ फिक्स है जो रहेगा। अब ये क्या कर रहा है, एक एक इश्यू को सॉल्व कर रहा है, वन बाय वन इश्यू क्या क्या, और इश्यू को सॉल्व करने का तरीका वही है, एविडेंस रूल बताओ और फिर एनालिसिस करो। एविडेंस का रूल बताया और सिचुएशन अकॉर्डिंग एनालिसिस है जो करना। अब इन्होंने ये वेरी करेगा। देखो एविडेंस रूल भी क्या होते हैं, अगर मान लीजिए
अलग अलग प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो अलग अलग होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ रहा है, सेक्शन 69 इंडियन पार्टनरशिप वगैरह वगैरह। अब ये पूरा इश्यू कुछ तरीके से फ्रेम है जो किया जा रहा है। अब मैं आपको इश्यू फ्रेमिंग में नहीं लेके जाऊंगा, अब आपको सीधा एंड में लेके आता हूं। फाइनली अब देखो कंक्लूसिव रिमार्क आपके सामने है जो आती है। Pertinent here is to mention that judgment rendered by Honorable Delhi High Court वगैरह वगैरह, ये तो चलो उन्होंने इसका जिक्र कर दिया। If finding on one of the issues is sufficient, देखो ये भी important part है। कई बार पता है क्या होता है कि आपने मल्टीपल इश्यू फ्रेम किए, ओके, लेकिन अगर एक इश्यू सॉल्व करने से पूरा केस सॉल्व हो रहा है, एक इश्यू सॉल्व करने से पूरा केस सॉल्व हो रहा है, तो क्या आपको बाकी वाले इश्यू भी सॉल्व करने पड़ेंगे क्या? नहीं। अगर एक इश्यू आपने प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर दिया और आपका केस डिसाइड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको बाकी के इश्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जजमेंट यूज करते हैं। अब चूंकि दिल्ली का कोर्ट था ना, तो इसने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कोर्ट किया है यहाँ पे। अब आपका स्टेट अलग है, क्योंकि आपको पता है ना एक हाई कोर्ट के जजमेंट जो है वो इस तरीके से बाइंडिंग नहीं होते दूसरे स्टेट के अंदर। हाँ, आप उनको कंसिडरेशन के लिए क्या कर सकते हो, यूज है जो कर सकते हो। अब चूंकि दिल्ली ट्रायल कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट इन अ केस LIC वर्सेस सो एंड सो, उन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही? अच्छा, मजेदार बात यह है कि आपको अगर जजमेंट का नाम नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा वाला टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। क्या आप लिखोगे, इट इज सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ, सेटल्ड एंड अनडिस्पुटेड पोजीशन ऑफ लॉ दैट, अब मेरे को जजमेंट नहीं पता तो मैंने ये मेरा जुगाड़ लगा दिया। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस मैच कर रहा है क्या? यहां से स्टार्ट करो। इट इज सेटल्ड एंड अनडिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ लॉ दैट इफ द फाइंडिंग ऑन वन ऑफ द इश्यू इज सफिशिएंट फॉर द डिसीजन ऑफ सूट, देन देयर इज नो नीड टू रिटर्न द फाइंडिंग ऑन रिमेनिंग इश्यू। क्या ये सेंटेंस मैच कर रहा है? ऑब्वियसली यस। क्या मेरे को दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट यूज करना पड़ेगा, राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट यूज करना पड़ेगा? गोली मारो जजमेंट को। हमने क्या बोला, सेटल्ड है, अनडिस्प्यूटेड है। अगर तुम्हें डिस्प्यूट लग रहा है तो जजमेंट लेके आओ। और ये वाकई में ये ना, जहां पे लॉ डिस्प्यूटेड नहीं होता ना, वहां पे आपको अथॉरिटी, जजमेंट, प्रेसिडेंट पेश करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये अथॉरिटी, जजमेंट, प्रेसिडेंट, ये तीनों अलग अलग चीजें, एक ही है। ये क्या पूछ लिया सर? अथॉरिटी, जजमेंट, प्रेसिडेंट, ये एक ही चीज है, अलग अलग है? एक ही चीज है। जब हम कहते हैं ना कि वी आर सबमिटिंग सर्टेन अथॉरिटीज वगैरह, तो इसका मतलब है यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब वो नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली अथॉरिटी, नहीं। यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब जो कॉम्पिटेंट बेंच है उसने एक डिसीजन दिया था, तो वो डिसीजन था, वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट था, इसलिए हम अथॉरिटी भी यूज है जो करता है। कई बार आप देखेंगे ना, ये हाई कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग है तो वर्ड यूज करता है कि मे आई लॉर्डशिप सबमिट सर्टेन अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड्स, तो वो इश्यू होता है। खैर, तो ये पोजीशन क्या है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। एक इश्यू को सॉल्व कर दिया, बाकी के इश्यू को सॉल्व करने की जरूरत है जो नहीं है। अकॉर्डिंगली फाइंडिंग ऑन द रिमेनिंग इश्यू आर नॉट वारंटेड एज फाइंडिंग ऑन इश्यू नंबर 1 इज सफिशिएंट फॉर द। तो अब ये पैराग्राफ क्या हो गया, ये शानदार पैराग्राफ हो गया। अब इसको सिंपल वे में क्या कर सकते हो, यूज है जो कर सकते हो। लेकिन ये कब यूज करना है, जब एक इश्यू को सॉल्व करने से बाकी के इश्यू क्या हो जाए, डिस्पोज हो जाए। ओके, फिर आपका फाइनली ऑर्डर आ गया। ऑर्डर क्या है एक्चुअल में, क्या पहले वाले केस में उसने साबित कर दिया कि पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 69 के तहत ये सूट मेंटेनेबल भी नहीं है। डिफेंडेंट ने साबित कर दिया, तो प्लांटिफ का तो केस ही उड़ गया।
केस उड़ गया तो कोर्ट ने क्या लिखा, इन व्यू ऑफ द फाइंडिंग ऑन अबव इश्यू द प्लांटिव इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ, consequently the suit of the plaintiff is dismissed, parties to bear their own cost, फाइल भी ये डायलॉग फिक्स है। ये क्या होता है, ये पैटर्न भी फिक्स है पूरा का पूरा, या तो उसके फेवर में डिक्री किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड रूम में भेजी जाएगी, ये भी फिक्स है। अनाउंस ऑन ओपन कोर्ट, ये भी फिक्स हो गया। फिर आपके सामने जो भी जज साहब के नाम वगैरह है वो आप मेंशन है जो कर दोगे, ये भी फिक्स है। पीएससी बोले तो पटियाला कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट पीएससी। तो कहने का मतलब है ना, बस इतनी सी बात हमें क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी होती है। अब मुझे एक चीज की खुशी पता है क्या, मैंने आज आपके सामने एक रियलिस्टिक और एक प्रैक्टिकल जजमेंट डिस्कस किया, और अच्छी बात यह कि आपको ये समझ में आया। हमें अंदर के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, एनालिसिस कैसे वो बात की बात है, बट मोटा मोटी रूप से हमको ये पता चला कि अच्छा भाई इतनी हेडिंग से जो होती है। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, आई फाइंड दिस जजमेंट वेरी आइडियल वन। मैंने रैंडमली ये जजमेंट ओपन किया था, इस रिस्क पे भी किया था कि जो मैं बता रहा हूं अगर मैच नहीं करा तो तुम लोग पता नहीं क्या ही सोचोगे मेरे बारे में। सोचने का काम लोगों का है, सोचने दो, अपना काम बढ़ाने का है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो बातें मैंने आपको बताई थी, देयर आर फिक्स एंड वेरिएबल, तो क्या वो रियलिटी के जजमेंट में आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बोलो हाँ, हाँ ही बोलना है, इट्स अ लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। जब भी मैं बोलूंगा अच्छा पढ़ा रहा हूं तो हाँ बोलना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो जजमेंट राइटिंग समझेंगे वो इसी पैटर्न पे समझेंगे। 100 बातों की एक बात, ओके जी, चलो फिर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। तो आज इसी टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता है, और धीरे धीरे हम और भी कई सारी बातें क्या करेंगे, वन बाय डिस्कस करेंगे। इतना तय है कि जजमेंट राइटिंग आपकी खोपड़िया में पूरा सेट कर देंगे, पक्का वाला, ठीक। जज बनो नहीं बनो, जजमेंट देना सिखा देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।